Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss topics like variations and evolution, continuous and discontinuous variations, natural selection and artificial selection. What are variations and evolution? Variations जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो जेनेटिकली जो चेंजेस आ जाते हैं उनको हम वेरिएशंस कहते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन. कि जब इंडिविजुअल के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान चेंजेस आ जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये मूव कर जाते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की अगर सेपरेट फर्टिलाइजेशन होती है तो वो आपस में जेनेटिकली वो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं होते, जेनेटिकली वो आइडेंटिकल कभी भी नहीं होते हैं. There are main sources of variations like through crossing over during meiosis. Meiosis का जो process है उसके दौरान जो crossing over होती है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है. तो उस वजह से भी वेरिएशंस आ जाते हैं. जो उनके गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स बनेंगे उन गैमीट्स के अंदर वेरिएशंस आ जाएंगे. तो एज रिजल्ट वो गैमीट्स जब कंबाइन होकर नया इंडिविजुअल बन जाता है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. और थ्रू म्यूटेशंस अगर हो जाते हैं डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में अगर चेंज आता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं. और म्यूटेशन कैन ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. मियोसिस के दौरान जो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान भी म्यूटेशंस आ सकते हैं, तो उस वजह से भी वेरिएशंस आ सकते हैं. एंड चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. As you all know that during fertilization, one of the million of sperms combined with single egg. बहुत सारे eggs होते हैं, बहुत सारे sperms होते हैं और उन सब के लिए सिर्फ एक ही egg अवेलेबल होता है. वो डिपेंड करता है चांस के ऊपर कि कौन सा sperm सबसे पहले जाके उस egg को फर्टिलाइज करें. तो उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है. एंड अगेन इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन जीन फ्लो, जिसमें जीन्स अगर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर वो मूव कर जाते हैं तो उस वजह से भी जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगे या जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ जाएंगे जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं. And variations are classified into two types: discontinuous variations and continuous variations. Discontinuous variations जो हैं they can show distinct phenotype. अब जो ऐसे variations जिनके अंदर के जो phenotypes है उनमें क्लियर डिफरेंस होता है जिसको हम distinct phenotype कहते हैं. एक इंडिविजुअल का जो phenotype है एक जो वेरिएशन है उसका जो फिनोटाइप है वो दूसरे फिनोटाइप से बिल्कुल डिफरेंट होगा. हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा कि हम उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सके. एंड दीज फिनोटाइप्स ऑफ सच वेरिएशंस कैन नॉट बी मेजर्ड. इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. And these individuals of population either have distinct phenotype which can easily be distinguished from each other. तो जो भी फिनोटाइप होगा वो एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशेबल होगा, वो डिस्टिंक्ट होगा जिसकी वजह से हम इसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप. आपने सुना होगा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें आप A ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल की अगर आप बात करते हैं या B की बात करते हैं तो A जो है वो एग्जैक्टली जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट टाइप है एज कंपेयर टू अनदर टाइप बी से. बी जो है वो दूसरा AB से बिल्कुल डिफरेंट है, AB फिर O से डिफरेंट है. तो तमाम के तमाम जो है वो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं. उनके दरमियान जो है ऐसा नहीं होता कि एक A का जो इंडिविजुअल है वो B की तरह हमें नज़र आ जाए, उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, ऐसा नहीं होता. एंड दिस इज ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है दैट इज गुड एग्जाम्पल, जिसमें एक
इंडिविजुअल के अंदर 4 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स के चांसेस होते हैं कि एक इंडिविजुअल ए का हो, बी का हो, ए बी का हो या फिर ओ का हो। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के बारे में एक और चीज़ है कि दे आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स ऑफ सिंगल जीन पेयर। एक ही जीन पेयर उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ये चीज़ आप जहन में रखें। एंड दीज एंड द इन्वायरमेंट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप चेंज नहीं हो सकता। तो इन्वायरमेंट का बिल्कुल लिटिल इफेक्ट होता है और उसके साथ साथ दीज आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स ऑफ सिंगल जीन पेयर। एक ही जीन पेयर उन सब को कंट्रोल कर रहा होता है। Apart from this, if we talk about continuous variations, the continuous variations totally opposite हैं discontinuous के, जिसमें ऐसे phenotypes ये show करते हैं कि complete range of measurement from one extreme to another। तो इस तरह से ये इनके अंदर जो है वो कोई एग्जैक्टली या डिस्टिंक्ट डिफरेंस नहीं होता, जिनको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, फीट साइज, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअल्स में हाइट का बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है जो कि निग्लिजिबल होता है, वेट का माइनर डिफरेंस होता है जो कि निग्लिजिबल होता है। तो उन सब को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहते हैं कि वो डिस्टिंक्ट नहीं होते और वो जो है जिनको आप इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्लियर कट डिफरेंस उनमें नहीं होता है, उनको हम कहते हैं दे आर कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। एक ख़ास रेंज होती है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल के एक स्मॉल से टॉल के बीच में जो है वो बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है, जिसमें हाइट की अगर हम बात करें या फिर इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें, तो इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस अगर आप मेजर करते हैं और दूसरे इंडिविजुअल का अगर आप करते हैं तो दोनों में बिल्कुल माइनर डिफरेंस होने का भी चांस होता है और उन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस भी नहीं होता और ये मेजरेबल होते हैं। एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड दे आर ऑब्वियसली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट उसको इफेक्ट कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को इफेक्ट कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो उसको अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम उसको इस टाइप का डाइट देते हैं कि जिसकी वजह से उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होगा। सिमिलरली इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल को हम अगर इस टाइप का इन्वायरमेंट देते हैं कि जहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस जो है वो मज़ीद डेवलप हो सकती है, तो ऑब्वियसली अगर जेनेटिकली वो इंटेलिजेंट नहीं है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इन्वायरमेंट का ज़रूर जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। एंड आफ्टर दैट वेरिएशंस लेड टू इवोल्यूशन। ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि इन चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन आती है। तो पूरे जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हम बात करते हैं या जिसको हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। What is biological evolution? It is the change in characteristics of population or species of organisms over the course of generation. काफ़ी जनरेशन तक जो है वो ये चेंजेस आते रहते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, पॉपुलेशन के अंदर या स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड नॉट इन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम एवोल्यूशन नहीं कहते। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक स्पीशी को लेके अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी चेंज आएगा उनको हम कहेंगे कि इनके अंदर इवोल्यूशन आया है। एंड द इवोल्यूशनरी चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल। जो भी चेंज आएगा उन ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर तो वो फिर नेक्स्ट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं इनहेरिटेबल है। एंड द चेंजेस इन इंडिविजुअल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज इवोल्यूशन। सिंगल इंडिविजुअल में अगर जो चेंज आता है उसको हम इवोल्यूशन नहीं कहते हैं।
अल्ट्रेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं। एक अल्ट्रेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ जो है उनकी जेनेटिक ट्रेड्स के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं उनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एंड या फिर क्या होता है कि इतने चेंजेस आ जाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से नया एक और ऑर्गेनिज्म बनता है, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल टाइप। सिंगल टाइप से चेंजेस आते हुए काफ़ी टाइम बाद अगर वो चेंजेस आते हैं और फाइनली एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, या एवोल्यूशन की वजह से हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिलेशनशिप का हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है इसका एंसेस्टर फलां हो सकता है। टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस आ गए और आज ये इंडिविजुअल के अंदर इन चेंजेस के साथ इनका एंसेस्टर जो है वो फलां ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इसके बारे में हमें आइडिया मिलता है, इंसिस्ट्री के बारे में हमें आइडिया मिलता है और ऑर्गेनिज्म के आपस की रिलेशनशिप के बारे में भी आइडिया मिलता है कि इस ऑर्गेनिज्म का और दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ये है, ऑर्गन इस टाइप का है तो फंक्शन इस टाइप का है। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिलेशनशिप का हमें आइडिया हो जाता है। और दूसरा हमारे पास एंसेस्टर्स का हमें पता चलता है कि इसका एंसेस्टर कौन है, कि किस ऑर्गेनिज्म से ये ग्रेजुअली इवॉल्व होता हुआ आज इस हालत पे पहुंच गया है। देयर इज एंटी इवोल्यूशन आइडिया एज वेल। उन कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ चेंजेस के बाद जो है ये इस टाइप का ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल पैदा हुआ है, बल्कि ये जिस तरह से भी आजकल जो है या आज जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म जिस हालत में भी है वो उसी हालत में ही नेचुरली पैदा हुए हैं। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन इज एंटी इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें इनका ये कहना है कि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिस हालत में भी जिस स्ट्रक्चर के साथ भी है वो उसी स्ट्रक्चर के साथ ही वो पैदा हुए हैं। एंड दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब जो चार्ल्स डार्विन है ये एक्सप्लेन करता है 1809 से 1882 तक ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। उसके साथ साथ ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी देता है कि वो अपना एक बुक लिखता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में वो अपना एक बुक लिखता है जिसका टाइटल है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू हिम के नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है ये कहते हैं कि इज द प्रोसेस बाय विच बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ पॉपुलेशन। कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बेटर जेनेटिक वेरिएशंस हैं तो वो क्या करेगा, वो सक्सेसिवली वो अपना जो है उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव भी करेगा और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र भी करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी भी इंडिविजुअल किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है और उसके पास बेटर जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं लेकिन बेटर जेनेटिक वेरिएशंस है जो उनको हेल्प कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, और ये यही जेनेटिक वेरिएशंस वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी पास कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया, किस बेसिस पे, उनके बेटर जेनेटिक वेरिएशंस के बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया, और बाकी जो जिनके पास बेटर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं थे वो उस इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाते हैं। एंड दैट इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, कहते हैं कि इवोल्यूशनरी फिटनेस हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म की,
किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसकी इवोल्यूशनरी फिटनेस कहते हैं कि फिटनेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी हो कि वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करें और रिप्रोड्यूस करें। क्योंकि सिर्फ सरवाइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जब सरवाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस भी करेगा ऑब्वियसली। अगर उसके लिए उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है, वो उन कंडीशंस के अंदर वो आराम से सरवाइव कर रहा है, उन कंडीशंस में वो आराम से रह रहा है, तो वो नया जो है वो नेक्स्ट अपना जनरेशन भी कंटिन्यू करेगा, वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। Organisms can produce more offsprings than can survive, and these offsprings vary in fitness. And the conditions produce struggle for survival among the organisms of population. Obviously, कि उस environment में फिर एक तरह से struggle वो produce करते हैं कि survive करने के लिए उस environment के अंदर अपने आप को survive रखने के लिए वो क्या करेंगे कि वो एक स्ट्रगल भी करेंगे और उसके बाद जाके वो कामयाब हो जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स कामयाब हो जाते हैं? जिनके पास बेटर जेनेटिक वेरिएशंस हैं, वो वहां पे सरवाइव करेंगे। एंड द ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल वेरिएशंस आर एबल टू प्रोड्यूस एंड पास दीज वेरिएशंस टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो उस इन्वायरमेंट में कामयाबी से सरवाइव कर पाएंगे, तो वो अपने ये कैरेक्टर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये ट्रांसफर कर देते हैं। The rate of transmission of unfavorable conditions to next generation is low. Obviously, जो unfavorable conditions या unfavorable जो वेरिएशंस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगे, and the favorable variations are selected for the transmission to next generation, while the unfavorable variations are selected against their transmission to next generation. तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के अगेंस्ट वो सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो वहां पे से खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के लिए सेलेक्ट होंगे अगेंस्ट द ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं जा पाएंगे, तो दैट मीन्स के नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगे, तो उस पर्पस के लिए या नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के अगेंस्ट वो सेलेक्ट हो जाएंगे, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है कि ये माइस है, ये मीडियम कलर का जो है वो माइस है, जो एक मीडियम कलर का माइस प्रोड्यूस कर रहा है वेरिएशन की वजह से। अगेन इसकी जो जेनेटिक्स या जीनोटाइप है उसके अंदर म्यूटेशन आ चुका है, जिसकी वजह से ये 3 किस्म का माइस प्रोड्यूस कर रहा है। एक लाइट कलर का माइस प्रोड्यूस कर रहा है, एक मीडियम कलर का, एक डार्क कलर का माइस प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो केट प्रेज अपॉन दीज वेरिएशंस, इनमें से 2 वेरिएशंस को ये इजीली खा सकता है, प्रे कर सकता है। कौन कौन से? एक लाइट कलर को भी ये खा सकता है, एक मीडियम कलर को भी ये खा सकता है, क्योंकि ये इजीली इनको नजर आ जाएगा तो ये इनके ऊपर प्रे करेगा। जब ये केट क्या करेगा, सबसे पहले लाइट कलर को खा जाएगा, तो अनफेवरेबल जो वेरिएशंस हैं वो सेलेक्टेड अगेंस्ट। नेक्स्ट जनरेशन में ये नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाने से ये रुक गए, उसके लिए सेलेक्ट हो गए। मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में जाने से बच गए ये, उस तरह से जो है दे आर अनफेवरेबल वेरिएशंस सेलेक्टेड अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये जा नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगे। एंड आफ्टर दैट दिस मीडियम कलर विल प्रोड्यूस 1 लाइट कलर एंड 1 मीडियम कलर। ये फिर अगेन 2 प्रोड्यूस करेगा। इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशंस रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशंस टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इनमें से फिर ये इसने भी सरवाइव किया था फर्स्ट, तो जाहिर है जब ये सरवाइव करेगा तो अपना वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, अपने जैसे जो है वो 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपने जैसे 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस स्टेप में फिर क्या करेगा कि ये जो कैट है वो मीडियम को भी खा लेगा और फिर लाइट को भी खा लेगा। तो पीछे कौन से बच गए? सिर्फ डार्क कलर वाले रह गए। दीज अनफेवरेबल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड अगेंस्ट।
ये जो मीडियम कलर था वो भी अनफेवरेबल था, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के अंदर जो ये कैट है वो लाइट कलर को भी देख के खा लेगा और फिर जो है इसकी अपीयरेंस ईजिली हो जाएगी, तो ये मीडियम कलर को भी देख के खा जाएगा। तो ये जो बचेगा, जो डार्क कलर के जो रेड्स होंगे ये बच जाएंगे। तो ये फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में अपने ट्रांसफर करेंगे। इंडिविजुअल्स विद फेवरेबल वेरिएशंस रिप्रोड्यूस। तो ये वो वाले कैरेक्टर्स हो गए जो कि नेचर ने इनको सेलेक्ट किया और फिर जो जिनके अंदर ऐसे वेरिएशंस जो अनफेवरेबल वेरिएशंस थे वो वाले इंडिविजुअल्स ख़त्म हो गए, और जो फेवरेबल कंडीशन के जो वेरिएशंस थे वो सरवाइव करेंगे। तो जब ये सरवाइव करेंगे तो ये अपना कैरेक्टर नेक्स्ट में भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक ही किस्म के जो माइस हैं वो सरवाइव करेंगे। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, जिसमें कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड के अंदर मोथ के दो वेराइटीज़ पाए जाते थे। एक लाइट कलर का मोथ था, दूसरा डार्क कलर का। ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, देखें कि इंग्लैंड के अंदर दो किस्म के मोथ पाए जाते थे, दो किस्म के मोथ की वैरायटीज़ पाए जाते थे। एक लाइट कलर वेरिएशन थी, एक डार्क कलर का मोथ पाया जाता था। और ये कहाँ पे रहते थे? कहते हैं कि ये ट्री ट्रंक के ऊपर, ट्री ट्रंक, लाइट कलर ट्री ट्रंक के ऊपर रहते थे। ट्री ट्रंक का कलर लाइट था, किस वजह से? क्योंकि लाइकन्स ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ट्री ट्रंक को वाइट कलर मिलता है या वाइट अपीयरेंस होती है। द वाइट अपीयरेंस ऑफ ट्री ट्रंक इज बिकॉज ऑफ लाइकन पॉपुलेशन जो कि उस ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो कर रहा था, उसकी वजह से लाइट अपीयरेंस थी। तो कुछ टाइम में क्या हुआ कि कहते हैं कि 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गए इंग्लैंड में, तो एज ए रिजल्ट पोल्यूशन ज़्यादा हो गई। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से लाइकन्स की डेथ हो गई, और जो लाइट कलर का जो ट्री ट्रंक था वो ख़त्म हो गया, वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लाइकन्स की डेथ हो गई। वहाँ पे पोल्यूशन हो गई, पोल्यूशन की वजह से लाइकन्स की डेथ हो गई। तो जब लाइकन्स की डेथ हो गई तो वाइट ट्री ट्रंक रह गया, जिसके ऊपर जो है डार्क ट्री ट्रंक रह गया। वाइट कलर का जो लाइकन की वजह से जो वाइट अपीयरेंस थी ट्री ट्रंक की वो ख़त्म हो गई, और डार्क ट्रंक रह गया ट्री का। अब जो डार्क ट्रंक रह गया था ट्री का, उसके ऊपर जब ये वाइट लाइट कलर वेरिएशन भी रहेगी, डार्क कलर वेरिएशन भी रहेगी। लेकिन अब लाइट कलर की जो वेरिएशन है उसके लिए एक ख़तरा है कि डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर जब लाइट कलर का ये मोथ सरवाइव करेगा, तो इसका जो प्रे है ये ईजिली इसको देख लेगा। जो बर्ड्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे कि इसका जो प्रेडेटर है, जो बर्ड्स वगैरह हैं वो इसके प्रेडेटर्स हैं, तो वो इसको ईजिली देख लेंगे। जब ये देख लेंगे तो ईजिली इनको जब नज़र आ जाएगा तो ये इनको खा लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये लाइट कलर की जो वेरिएशन है वो कम होती गई एज कंपेयर टू डार्क कलर। डार्क कलर वाला सरवाइव कर जाएगा डार्क ट्रंक ट्री ट्रंक के ऊपर, जबकि वाइट वाली वेरिएशन जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि नेचर ने सेलेक्ट किया डार्क जो कलर का जो मोथ है या डार्क कलर का जो वेरिएशन है उसको नेचर ने सेलेक्ट किया और इसको ख़त्म किया। यह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा ग्रेजुअली, क्योंकि प्रेडेटर्स जाके वहाँ से उसको खा लेंगे। As a result of natural selection, the alleles that give more fitness of characteristic then other allele become more common within population. अगेन हमने बात की है कि ऐसे नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होगी कि ऐसा अलील जो कि उस इंडिविजुअल को उस इन्वायरमेंट में फिटनेस के लिए हेल्प करता है या फेवरेबल वेरिएशंस, ऐसे वेरिएशंस लेके आता है जो उनके लिए फेवरेबल हो, जो उनके लिए हेल्प करे कि उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सके। एंड द अदर अलील्स बिकम मोर कॉमन विद इन पॉपुलेशन।
So the individuals with favorable variations become major part of population. तो फेवरेबल वेरिएशंस के साथ जो इंडिविजुअल्स थे वो वहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे, पूरा पॉपुलेशन के अंदर मेजर पार्ट बन जाएंगे, while the individuals with harmful और unfavorable variations थे वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से अभी जो लाइट कलर का जो मौत का जो वेरिएशन था वो क्या होगा, ग्रेजुअली वो अनफेवरेबल वेरिएशन था उसके लिए मतलब कि उस मौत की सर्वाइवल के लिए अनफेवरेबल था, क्योंकि उसकी कलर की वजह से उसका प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको खा लेगा, जो कि उसके लिए हार्मफुल हो गया ये वेरिएशन। इस वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, या वो कम हो जाता है या फिर ग्रेजुअली वो ख़त्म हो जाता है। And what is artificial selection? The term artificial selection was first expressed by Persian scientist Abu Rehan। 11th century में इसने फर्स्ट टाइम बात की थी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की इसने बात की थी, कि वो क्या कहता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ रिवोल्यूशनराइज्ड एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी क्या किया है, उसका ये आइडिया था कि जिस तरह नेचुरली सिलेक्शन होती है इस तरह से हम आर्टिफिशियल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम दो ऑर्गेनिजम्स को, सेम स्पीशी के दो इंडिविजुअल्स को इंटरब्रीड करवा के एक अच्छा कैरेक्टर का एक इंडिविजुअल पैदा हम कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों करते हैं, ताकि एग्रीकल्चरली या फिर लाइफ स्टॉक के अंदर पूरा ये वर्ल्ड लेवल पे करते हैं कि जिसमें लाइफ स्टॉक बढ़े, एग्रीकल्चरली हमारे लिए फ़ायदा हो। इट इज़ इंटेंशनल ब्रीडिंग अमंग द इंडिविजुअल विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिनके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन इंडिविजुअल्स की हम इंटेंशनल जो है वो ब्रीडिंग करवाते हैं, हम खुद जो है इंटेंशनली हम खुद चाहते हुए हम उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि एक नया इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा उनके अंदर हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, एंड डिस्करेजिंग द ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद लेस डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लेस डिज़ायरेबल हों तो उनको हम डिस्करेज करते हैं कि उनकी आपस में ब्रीडिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर लेस डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। अब एनिमल्स में भी करवाई जाती है, प्लांट्स के अंदर भी करवाई जाती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं। And the bred animal are known as breeds, while the plants are known as varieties। तो ब्रीडिंग के लिए रिजल्ट में जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं उनको हम ब्रीड्स कहते हैं एनिमल्स के केस में, जबकि प्लांट्स के केस में जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं आफ्टर ब्रीडिंग दे आर नोन एज वेराइटीज या कल्टीवर्स भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो शीप्स, गोट, कव, हेन वगैरह प्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू, ताकि अच्छा मीट प्रोड्यूस हो, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो, अच्छे जो है वो एग्स की प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ऑफ वूल हो जाए। And many plant varieties have been produced for better quality and quantity and quality of cereals, fruits। अच्छे फ्रूट्स के लिए आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स की आप करवाते हैं जिसमें आप ये ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं अच्छे ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आप क्या करते हैं कि एनिमल्स के अंदर भी आप करते हैं, उस पर ब्रीड करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास वो अच्छी क्वालिटी की मीट, मिल्क या एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ हैंस जो कि इंटरब्रीड के थ्रू ये जो है ये प्रोड्यूस हो गए हैं। और कहा जाता है कि वाइल्ड जो मस्टर्ड है उससे ये कॉलीफ्लावर्स वगैरह, और कॉलीफ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारे कलर के जो है कॉलीफ्लावर्स प्रोड्यूस किए गए हैं, कैबेज, ब्रोकली वगैरह जो हैं ये वाइल्ड मस्टर्ड से ये प्रोड्यूस किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।